आज का जो टॉपिक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का टॉपिक है जी बॉडी थ्रोन अप। थ्रोन अप जी, बॉडी थ्रोन अप, ठीक है जी, बॉडी थ्रोन अप बेटा, ऊपर की तरफ, और अपवर्ड डायरेक्शन टेकन एज पॉजिटिव। बेटा शुरू करते हैं बॉडी थ्रोन अप। A stone of mass 2 kg. बेटा a stone of mass 2 kg. A stone of mass 2 kg is thrown up with a speed of 30 meter per second. बेटा ये इनिशियल स्पीड है उसकी। बेटा एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया है 30 मीटर पर सेकेंड। A stone of mass is 3 kg of 2 kg is thrown up with the speed of 30 meter per second. अब आपसे क्वेश्चन ये है, टेकिंग g इक्वल टू 10। बेटा वैसे आप पेपर में g की वैल्यू 9.8 लेंगे। बेटा आप पेपर में g की वैल्यू क्या लेंगे? 9.81 लेंगे। बेटा पेपर में g की वैल्यू क्या लेंगे? 9. मैं क्लास में सिर्फ इसलिए 10 लेता हूं ताकि हमारी कैलकुलेशंस ड्यूरिंग द क्लास आसान हो और हम जल्दी जल्दी आगे चलते चले जाएं, हम बहुत ज्यादा डेसिमल्स में ना उलझें, इसलिए मैं जी 10 लेता हूं। टेकिंग जी इक्वल टू 10। पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू रीच द मैक्सिमम हाइट। Calculate time it takes to reach beta calculate time it takes to reach maximum height. A stone of mass 2 kg is thrown up with a speed of 30 meter per second. Taking g equal to 10 meter per second, calculate the time it takes to reach maximum height. अब आप मुझे एक बात बताएं कि वो जब स्टोन अपनी मैक्सिमम हाइट को पहुंचेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? यहां पर उसकी वेलोसिटी 30 है। 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी मुझे बताओ? 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 20 होगी। फिर क्या होगी? और फिर क्या होगी? 0। आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे? फाइनल स्पीड 0, इनिशियल 30। जी को +10 लेंगे या -10? -10, और 10t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। बिल्कुल आपने ठीक निकाला। अच्छा, स्केच वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बेटा इस तरह बोलें तो इस तरह लिखते हैं, लेकिन अगर इसको इस तरह लिखेंगे स्केच, ऐसे ब्रैकेट्स डाल दें तो फिर आप इस तरह लिखेंगे। ये क्या बात हुई? ये क्या फर्क क्या है इसमें? ब्रैकेट्स डाल देने से उलट क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब आप ब्रैकेट्स डाल देते हैं तो आप ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझते हैं आपके? नहीं यार, जिस तरह आप वो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो पहले एक्स वाला पॉइंट नहीं प्लॉट करते और फिर वाई वाला पॉइंट प्लॉट करते। तो पता चला कि अगर आपने इसको ब्रैकेट की शक्ल देनी है तो आप एक्स एक्सिस वाली चीज पहले लिखेंगे, फिर कॉमा लिखेंगे और फिर वाई एक्सिस वाली चीज लिखेंगे। वैसे बोलेंगे तो कहेंगे स्केच वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लेकिन जब इस शक्ल में लिखेंगे तो फिर यू लिखेंगे। देखो ना यार, जिस तरह तुम फर्स्ट यार देखो, जिस तरह तुम ऐसे पॉइंट लिखा होता है 2 3, तो तुम्हें पता है ये पहला पॉइंट एक्स होता है, दूसरा पॉइंट वाई होता है। हाँ, जब तुम टाइम को तो हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हो ना,
टाइम को एक्स एक्सिस पे लेते हो, तो इसलिए जब इस तरह ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखोगे तो एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी पहले बोलोगे और वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी बाद में बोलोगे। लेकिन अगर ऐसे बोलोगे, इस तरह सिंपल ऐसे लिखोगे स्केच वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूं बीच में एक डैश लगाओगे, तो फिर वाई एक्सिस वाली चीज पहले लिखोगे और टाइम की बाद में लिखोगे। या इसको इस तरह कहते हैं वेलोसिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। क्या कहते हैं? वेलोसिटी इज प्लॉटेड सर अगर उनकी तो डैश है तो फिर हम यानी कि पहले वाई एक्सिस में जाते हैं, हाँ कॉमा है तो फिर पहले एक्स एक्सिस। हाँ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये मुख्तलिफ ग्राफ को डिस्क्राइब करने के लिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्क्राइब करने के लिए ये तरीके हैं। स्केच वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्केच टाइम वेलोसिटी ग्राफ। जी जी मैं सुन रहा हूँ बेटा। जी बेटा देखें, जो टीचर होता है ना, टीचर की मजबूरी होती है कि उसने हर चीज बड़ी फैला के करनी होती है। आपकी ये मजबूरी नहीं है। हाँ, आपने बता मतलब ये इस तरह ये लाइन जरूर लिखनी है, ठीक है ना, ये लाइन जरूर लिखनी थी कि टीचर को आइडिया हो कि आपने किया क्या है। यानी आपने बेशक आप सारे स्टेप्स ना शो करें, लेकिन एक मेन पंच लाइन स्टेप जरूर शो करना होता है जो टीचर को ये आइडिया दे दे कि आप गए कैसे, ठीक है कि नहीं। मतलब मैंने ऐसे भी क्वेश्चन चेक किए हैं कि मैं 15-15, 20-20 मिनट सोचता रहा हूं कि इस बच्चे ने किया क्या है, और इवन बास का ये बात 30 मिनट्स 40 मिनट्स तक भी गई है ओकेजनली, बहुत रेयर, लेकिन ऐसा हुआ है कि मैं बड़ी देर ये बैठ के सोचता रहा हूं कि इसने ये कैसे स्टेप उठाया। बंदे का दिल करता है एकदम काटा मार के आगे जाए, लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि यार नहीं, मैं इसके साथ ज्यादती नहीं करना चाहता, इसका अगर कोई चांस बनता है नंबर का तो मैं इसको दूं। जी जब वेलोसिटी, जब देखें आपने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया हुआ है और इनिशियल स्पीड 30 है, फिर 20 है, जब भी स्पीड डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन का वेक्टर हमेशा अपोजिट होगा। एक्सेलरेशन का वेक्टर क्या हो, क्योंकि आप जब 20 में से 30 माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, 10 में से 20 माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, या 10 में से ये 30 माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, 0 में से 30 माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, इसलिए नीचे की तरफ हो। आए जनाब, इसका ग्राफ छोटा सा यहीं बना दूं, यहीं बना देता हूं, 10 20 30 1 2 3। हाँ जी बेटा, जब आपने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लिया हुआ है तो लीनियरली करेगी। अभी फिलहाल आपने इग्नोर की हुई है। देखिए, आप जब काइनेमेटिक्स शुरू करते हैं, आप किसी चीज को पहले बगैर रेजिस्टेंस के पढ़ते हैं, फिर विद रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं है? क्योंकि अगर आप सारा कुछ एक ही वक्त में पढ़ना शुरू कर दें तो हो जाएंगे कंफ्यूज। जी ये ग्राफ समझ आ गया कि नहीं? देखिए ना, t इज इक्वल टू 0 पे स्पीड 30 थी, ये देखें, t इज इक्वल टू 1 पे स्पीड 20 थी, t इज इक्वल टू 2 पे स्पीड 10 थी। मुझे कैसे पता चला? अगर मुझे नहीं पता चल रहा तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये देखें, मैं इस इक्वेशन को यूज करता हूँ, 30 माइनस 10t कर लेता हूँ, t1 पुट करूंगा तो v एट 1 आ जाएगा, t2 पुट करूंगा तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 पर आ जाएगी, t इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो वेलोसिटी एट 3 सेकंड आ जाएगी। मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है? बेटा सेल फोन की छोड़ दो जान, बेटा इधर ध्यान दो। बेटा मैं आपको सच बता रहा हूं, ये मुश्किल ग्राफ है, और मैं आपको बताऊं, मैं आपको टरका नहीं रहा, मैंने बड़ी मेहनत से ये तैयार की है। मैं इट वाज वेरी इजी फॉर मी, क्योंकि मैं सारों को गेम को जो ना क्लोज करता हुआ आगे चला जाता, लेकिन आप प्लीज गौर से देखें इसे। अब यह देखें, ये एरिया किसके बराबर है? तो ये कितना होना था? ये 45। तो हमें इतना पता चल गया कि जनाब ये मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए 45 मीटर इसकी मैक्सिमम हाइट, यानी जब ये ऊपर जा रहा था तो ये चीज 45 मीटर। जी जहां से स्टार्ट लिया ऑफ कोर्स वहां से 0 लें।
आगे चलते हैं जनाब, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, इसी बात को आगे लेके चलते हैं। अच्छा, अगर अपवर्ड डिस्टेंस को किसी और तरीके से निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? आपको पता है कि अपवर्ड जो डिस्टेंस उसको हाइट भी कहते हैं। बेटा ये फार्मूला भी तो लगा सकता था ना, बेटा ये फार्मूला भी लगा सकता था, ऐसा है कि नहीं? S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। जी, ग्राफ नहीं बनाया तो अब इस तरह निकाल सकते। अच्छा, अगर ये तरीका पसंद नहीं है तो ये वाला भी तो है। आपको बताऊं, अब ज्यादा मेथड बताने वाला टीचर अमूमन आपको पता है बदनाम हो जाता है, और जी सर कंफ्यूज कर देते हैं। मेरा इस पे पूछो जवाब क्या है? इफ एक्स्ट्रा नॉलेज कंफ्यूजेस यू, you haven't actually understood the knowledge that you thought that you have understood earlier. अगर आपको इतना सा नॉलेज आप कहते हैं मुझे समझ आ गया, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको कंफ्यूज करता है, तो आपको पिछला नॉलेज भी सही समझ नहीं आया, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज तो बंदे के कॉन्फिडेंस में इजाफा करता है, एंड फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज तो उसको उसकी पुरानी नॉलेज को एनहेंस करता है, उसको सेटिस्फेक्शन देता है। चले, मैं आपको यहाँ बोर नहीं करता, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। 1971 की वॉर हो रही, क्या हो रही थी? आपको पता है जब जंग हो रही होती है तो फौजी बड़े डरे हुए होते हैं, अंदर से ज़ाहिर डर तो होता है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी जो ना वो उनके अंदर से लगता है कि डर है ही नहीं। ये पाकिस्तान आर्मी है, ये इंडियन आर्मी है, और यहाँ इंडिया का एक शहर है फाजिल का। यार अगर आप बातें करेंगे तो फिर मैं नहीं सुनाऊंगा। बेटा ये बॉर्डर है, ये पाकिस्तान आर्मी है, ये इंडियन आर्मी है, ये इंडिया का शहर है फाजिल का। तो ड्यूरिंग द वॉर फाजिलका के सैन्य से 2 पाकिस्तानी ऑफिसर फिल्म देखते हुए पकड़े गए। ये बिल्कुल सच्चा वाकया, झूठ नहीं बोल रहा। क्या जनाब? ड्यूरिंग द वॉर फाजिलका के शहर के, फाजिलका शहर का नाम है, फाजिलका शहर के सैन्य से 2 पाकिस्तानी अफसर फिल्म देखते हुए पकड़े गए ड्यूरिंग द वॉर। वॉर चल रही, उनकी आंखों पे पट्टी बांधी गई और उनको हथकड़ी लगाई गई और उनको गाड़ी में बिठाया गया। तो उनमें से एक कैप्टन बोला जी कि आंखों पे पट्टी बांधने का कोई फायदा नहीं, आप जिधर जाएंगे हम आपको बता देंगे कि आप फाजिलका शहर में हमें यहां लेके गए, फलां जगह लेके गए। इस पर तो इंडियन और हैरान हुए। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि हम वॉर से पहले भी बड़ी दफा बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ फिल्में देखने आए और शहर की गलियों में फिरते रहते हैं, ये पूरा शहर हमें जुबानी याद है, इसी तरह याद है जिस तरह हमें अपना नेटिव टाउन लाहौर याद है। तो हम आप जिधर भी लेके जाएंगे ना पट्टी बांध के, हमें पता होगा आप हमें उस जगह लेके गए। तो इस तरह से मैं कहता हूं बेटा कि सारे मेथड्स अगर सीखोगे, फिजिक्स की सारी गलियों से गुजरोगे, तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है कि नहीं? कभी कंफ्यूज नहीं होगे। अब तुम्हें पता है कि मैंने ये क्लासिकल न्यूटोनियन मैकेनिक्स के इतने ज्यादा मेथड सीखे हुए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे इसमें कंफ्यूज नहीं कर सकते। ठीक है कि नहीं? और ना कोई टीचर कर सकता। ठीक है कि नहीं? तो ये इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब मेथड सीखो। हालांकि सारे मेथड सिखाने वाला टीचर बदनाम हो जाता है, लेकिन आप देखें उस कैप्टन ने उन फौजियों को, इंडियन फौजियों को हैरान कर दिया, ये कह के कि जिधर मर्जी लेके जाओ मुझे सब पता। अच्छा जी, अब आगे देखें। यार कोई और मेथड भी करें कि ना करें? हो जाए एक और मेथड। ये लें, इन्हीं हरकतों की वजह से क्लास मेरे से भाग जाती है। 0 टाइम फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी ना जी, एक्सेलरेशन -10 3 स्क्वायर, तो ये भी 45 मीटर आता। ठीक है क्या नहीं? एक और हो जाए। अगर मैं ये देखो, ये वाला भी तो तुमने इक्वेशन पढ़ी हुई है, हाइट इज इक्वल टू 30 प्लस 0/2 into 3 45 मीटर। और अगर कहूं कि एक और भी है, तो अगर कहूं तो एक और भी है,
वो है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इग्नोरिंग ए रेजिस्टेंस लॉ जनाब। ये यू स्क्वेयर हो जाएगा एंड हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वेयर ओवर 2g। इनिशियल स्पीड 30 है, g की वैल्यू 10 है, तो हाइट आ गई 45 मीटर। कितने मेथड से हमने हाइट निकाली है? 1 2 3 4 5 6। इसमें ये वाला मेथड शामिल है, वो जो नहीं, बस अब बस बस जहां पर जो है ना, एक टीचर की भी एक बस होती है ना, इंसान हूं वो तो नहीं हो ना, खुदा तो नहीं हो, ठीक है कि नहीं? तो जी जी इग्नोर की। अच्छा बेटा मेरी बात सुने, मुझे इसका ना स्केच डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बेटा इस वाहिद इस पर्टिकुलर चीज में, सिर्फ इस चीज में, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, सिर्फ इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और हाइट टाइम ग्राफ एक ही होगा। पूछें क्यों भला? बेटा सिर्फ इस केस में, सिर्फ इस केस में, बाकी केसेस में नहीं। हाइट टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक ही होगा। भला क्यों भला? जी आपने अपवर्ड को क्या लिया हुआ है, और आप इस तरह देखें, यू बॉडी ऊपर जा रही है, आप यू मेजर कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जब आप डिस्टेंस यू मेजर कर रहे हैं तो आपको सीधा सीधा पता है कि जनाब क्या उसे कहते हैं, हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है। अच्छा अब आप ये चीज देखें कि आप ये चीज देखें कि मुझे कैसे पता चलेगा कि वो 45 मीटर उसने कैसे कैसे तय किया। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। इसकी जगह आप बेशक हाइट ले लें या एक्स, इसको ऐसी लें, ऐसी रहने दें। इनिशियल स्पीड 30। यार प्लीज खामोशी से मेरी बात सुनो, ये मजाक नहीं है, ये वाकई टेक्निकल है। मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो ए लेवल फिजिक्स पूरी में ए ले लेते हैं, ए स्टार ले लेते हैं, लेकिन उनके काइनेमेटिक्स के ग्राफ कच्चे होते हैं। ए स्टार वो इस तरह ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उनकी बड़ी अच्छी तैयार होती है, उनकी वेव्स अच्छी तैयार हो जाती है, उधर से वो नंबर अच्छे खड़का लेते हैं और उनका एग्रीगेट ए को क्रॉस कर जाता है, लेकिन काइनेमेटिक्स के ग्राफ उनके पक्के नहीं होते। तो इसलिए ध्यान से सुनो, रिस्पेक्ट दो इस टॉपिक को, वरना ये टॉपिक तुम्हें जलील कर देगा, रुला देगा। ये टीचरों को रुला देता है, तो हमने बड़ी मुश्किल से सीखे थे। अब इसमें T1 पुट करें तो क्या आता है? यार इसमें T1 पुट करें तो क्या आता है? बड़े जन्नती बच्चे हो। और ये सीखने भी हैं, बनाने भी हैं, और रट्टा भी लगाने हैं। इसमें T2 पुट करें तो क्या आता है? बेटा इसमें T2 पुट करें तो क्या आता है? और इसमें T3 पुट करें तो क्या आता है? 45। यार ये यूं नहीं हो गया। और बंदा वैसे भी सोचे, यार बंदा वैसे भी सोचे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब ऐसा होता है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा? अनहैप्पी फेस होगा, यूं होगा। बंदा वैसे भी सोच लेगी। और यार ये वाहिद ग्राफ है जिसमें हाइट टाइम ग्राफ भी यही होगा, हाइट टाइम ग्राफ भी यही होगा। यार हाइट देखो ना, इसमें डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है ना, मैं यही बता रहा हूं कि ये वाहिद सिचुएशन है, सिर्फ ये, बाकी कोई और की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। ये सिर्फ इसमें हाइट टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक जैसा होगा। क्यों? क्योंकि आप नीचे से ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं। तो अगर कोई चीज इस तरह के, इस देखें, कोई चीज यहां से यूं ऊपर गई है, यही आपकी डिस्प्लेसमेंट है, मगर यही आपकी हाइट भी है। जी जी आए हैं।
नहीं, मेरे बात में जब एक दफा बंदे को फिजिक्स आ जाती है ना, न्यूटोनियन फिजिक्स आ जाती है ना, उसके बाद वो किसी भी न्यूमेरिकल से इस तरह डील करता है जिस तरह बिल्ली चूहे के साथ करती है। जब पकड़ लेती है, बाद उसका खाने को दिल नहीं कर रहा तो उसको खेलना शुरू कर देती है, उसे छोड़ती है फिर पकड़ती है, छोड़ती है फिर पकड़ती है। तो इस तरह से अगर आपको एक दफा ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स आ गई तो तब आप इसको बाद आपके लिए ये कुछ भी नहीं है, लेकिन शुरू में ध्यान जरूरी है। आगे चलें जी। यार इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा बेटा? इसकी एक्सेलरेशन शुरू में भी -2 पे भी -10 थी, 3 सेकंड पे भी -10 थी। ये ले यार, इसकी एक्सेलरेशन तो पूरी जर्नी में -10 ही ली है ना आपने, तो ये यूं। अच्छा आगे चलें, किस्सा आगे शुरू करते हैं कि जनाब उसके बाद क्या होता है जब वो ऊपर अपनी मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाएगा। ये देखें बेटा, यहां से उसने मोशन अपनी स्टार्ट की, ये उसकी स्पीड थी 30, फिर उसकी स्पीड क्या हुई 20, फिर उसकी स्पीड क्या हुई 10, और फिर उसकी स्पीड क्या हुई 0। बड़ा गौर से, इंतहाई तवज्जो से मेरी बात सुने। अब यार इसके बाद क्या होगा जी? वापसी का सफर शुरू होगा -10, और फिर ये क्या होगा -20, और फिर ये क्या होगा -30। अच्छा मुझे एक बात बताएं, यार यहां जब 30 से 20 हुई है तो क्या वेलोसिटी डिक्रीज हुई है? अच्छा यार जब 20 से 10 हुई है तो क्या वेलोसिटी डिक्रीज हुई है? अच्छा जब 10 से 0 हुई है तो क्या वेलोसिटी डिक्रीज हुई? और जब 0 से -10 हुई है तो क्या वेलोसिटी डिक्रीज हुई? और जब -10 से -20 हुई है तो वेलोसिटी डिक्रीज हुई? और जब -20 से -30 हुई है तो क्या वेलोसिटी डिक्रीज हुई? जी बिल्कुल डिक्रीज हुई है। इट इज ड्यू टू दिस रीजन acceleration will stay at -10 throughout the first 6 seconds of motion। और आपको मैं एक बात बताऊं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कैम्ब्रिज का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि वो कहते हैं कि एक बॉडी को यूं हमने अपवर्ड थ्रो किया है और वो यूं आ रही थी, अपवर्ड हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, इस पॉइंट पे क्या एक्सेलरेशन है, इस पॉइंट पे क्या एक्सेलरेशन है, इस पॉइंट पे क्या एक्सेलरेशन है। और वो सुनो, ये चलो इनके नाम रख देते हैं P, Q और R, P, Q और R, और नीचे उन्होंने चॉइसेस दी हुई होती हैं। इधर दी हुई होती है -9.81, इधर 0, इधर +9.81। जितने सारे उल्लू हैं वो सारे टिक कर देते हैं। ये बेवकूफ भाई, समझदार बच्चे क्या करते हैं, वो ये टिक करते हैं, ये वाली चॉइस टिक करते हैं। ये समझदारों का निशान है। जी जी जी, ये कैम्ब्रिज का फेवरेट क्वेश्चन है। देखो जो 20 साल में 5 दफा आए ना, वो उनका फेवरेट क्वेश्चन होगा। आप देखें जो 20 साल में 5 दफा क्वेश्चन आ जाए, मल्टीपल चॉइस रिपीट हो जाए, बिल्कुल वही रिपीट हो जाए, एक एक चीज उसकी वही रिपीट हो, तो उसका मतलब है वो वाकई। मैं बताता हूं, देखो मेरी बात सुनो यार, यहां पर स्पीड कितनी है 30, फिर 20, 10, 0, -10, -20, -30। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन तुम्हारी वेलोसिटी मुसलसल डिक्रीज कर रही है। यानी देखो ना, तुम्हारे पास पहले एक 30 रुपए था, फिर 20 रुपए हो गए, फिर 10 रुपए हो गए, फिर पैसे खत्म हो गए, फिर तुम 10 रुपए के मकरूज हो गए, फिर 20 रुपए के मकरूज हो गए, फिर 30 रुपए के मकरूज हो गए, तो तुम मुसलसल गरीब हो रहे हो। ठीक है ना, तुम मुसलसल गरीब हो रहे हो। तो इसका मतलब है चीज 30 से 20 पे गई, 20 से 10 पे गई, 10 से 0 पे गई, 0 से -10, -10 से -20, -20 अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। उस साइन कन्वेंशन आपने अपवर्ड पॉजिटिव लिया हुआ, उसके हिसाब से इस पूरी मोशन में एक्सेलरेशन -9.81 ही रहेगी। ये कैम्ब्रिज का बड़ा मशहूर क्वेश्चन है। वो जनाब ऐसे वो कहते हैं जी, इस तरह लिखा होता है ना, बॉटम टॉप फिर बॉटम, या वाइल गोइंग अप, इधर लिखते हैं वाइल गोइंग अप, एट द टॉप, वाइल मूविंग डाउन, ऐसे करके उन्होंने लिखा होता है, नीचे ऑप्शंस दी हुई होती हैं, उसमें से समझदार बच्चे वो ऑप्शन टिक करते। अच्छा देखें,
बाज बच्चे ये जीरो क्यों समझते हैं? बाज बच्चे वो फटाफट पूछे जीरो के पीछे क्यों? वो समझते हैं कि जहां वेलोसिटी जीरो है शायद एक्सेलरेशन भी जीरो है। ये बेवकूफ बच्चे होते हैं जिन्हें ये नहीं पता कि ये वेलोसिटी फॉर अ वेरी ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम जीरो हुई है, और ऐसा नहीं है कि जीरो रहे और काफी देर तक जीरो रहे। अगर वेलोसिटी जीरो हो और फिर आफ्टर सम टाइम भी जीरो हो तो वहां एक्सेलरेशन जीरो हो। बेटा प्लीज ध्यान, इस तरफ पीछे बातें हो रही हैं। बेटा ये बात जो मैंने कही है समझ आ गई है कि नहीं? वेलोसिटी जब जीरो होगी उसके 1/10 तो मतलब सेकंड कॉस की 1 -1 हो जाएगी, तो इसका तो वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन जीरो का जीरो हो सकती है ही नहीं। दोबारा बोलो, क्या कहा तुमने? अगर एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड यानी कि 1 सेकंड में वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड कम होती है, तो जो होगी यानी 1/10 तो सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगी। तो वेलोसिटी जब जीरो होगी 1/10 तो सेकंड बाद उसकी वापस -1 हो जाएगी। तो इस तरह आप कुछ भी कर नहीं सकते। जी बिल्कुल सही, शाबाश। यार मुझे पता है यहां तक ठीक है, तो इसीलिए यार देख लो, मैं सच कह रहा हूं, जो बच्चे इसलिए तवज्जो नहीं दे रहे कि हम ट्यूशन पर पढ़ लेंगे, मैं आपको एक बात बताऊं, कॉन्सेप्ट जिस तरह वो पराठे के लेयर्स होते हैं ना, वो उस तरह होते हैं। अच्छे जो बच्चे हैं वो अगर ट्यूशन भी लें, अच्छे बच्चे अगर ट्यूशन भी लें तो क्लास के टीचर की बात भी गौर से सुनते हैं। क्लास के टीचर के बाद से एक लेयर बिछ जाता है, ट्यूशन टीचर उसके ऊपर एक और लेयर बिछाता है, तो लेयर इंप्रूव हो जाता है। जिस तरह पेंट के 3-4 लेयर होते हैं तो अच्छा पेंट हो जाता है। कॉन्सेप्ट सेटल डाउन होने में टाइम लेता है। ये जितने टीचरों ने अपने कॉन्सेप्ट बनाए बड़ी मेहनतों से बनाए, या मत समझे कि हमने बुक खोली पढ़ी तो मैं आ गया, ना ना, बड़ी तकलीफ से आते, खास तौर पे फिजिक्स। तो इसलिए अच्छे बच्चे क्लास टीचर की रिस्पेक्ट तो कभी काम नहीं करते, वो उसकी बात भी गौर से सुनते। इसकी अपलोड हो चुकी है, कैनमेटिक्स की सारी अपलोड हुई। अच्छा आज रात मुझे आप, अच्छा मुझे अभी आज रात कहना मैं कर, अच्छा भाई प्लीज यार खुदा का वास्ता जी, एक मिनट यार, इधर देखो, अल्लाह जी यार देखें, ये 10 20 30 -10 -20 -30, यहां से यूं ऊपर गया, ये स्पीड 30, ये 20, ये 10, ये 0, ये -20, ये -20, ये यूं। आपको बताओ, मेरी बात सुने, यहां पर ये वेलोसिटी यूं होगी, t = 1 पे 20 होगी, बेटा ये देखो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर अ बॉडी थ्रोन अप एंड रिसीव्ड एट द सेम पॉइंट। जिधर से फेंकी वहीं कैच कर ली, यानी आपने क्रिकेट बॉल ऊपर फेंकी और अपने हाथ में यहीं कैच कर ली, तो ये इस तरह से हो। बेटा फॉर अ बॉडी थ्रोन अप एंड रिसीव्ड एट द सेम पॉइंट और caught at the same point. For example, a body of a stone thrown up and then it is caught at the same point. ये क्रिकेट बॉल ऊपर फेंक कर नीचे थ्रो कर ली। इसमें आपने क्या चीज इग्नोर की और इसके अलावा क्या इग्नोर किया? अगर वो बॉल ऊपर जाके थोड़ा ऐसे साइड वाइज मूव करता है तो वो आपने जो साइड वाइज मूवमेंट है वो बिल्कुल नहीं ली, आपने ये चीज एज्यूम की। आपने क्या चीज एज्यूम की है? ये चीज एज्यूम की कि जिस लाइन में गया उसी लाइन में वापस आ गया। आपको पता है प्रैक्टिकली तो इस तरह नहीं होता ना, बहुत परफेक्ट से परफेक्ट चीज भी थोड़ी सी तो साइड पे इधर उधर होती है, मगर वो चीज आपने बिल्कुल कर दी इग्नोर। यार ये एरिया क्या है? 45, ये रिप्रेजेंट करता है अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट को। यार ये एरिया क्या है? -45। यार ये एरिया जो है +45, ये एरिया क्या है जी?
-45। अच्छा यार वापस चलें, वो जो फार्मूला नहीं था यार, मेरी बात गौर से सुनो। अगर आप कोई चीज यूं गई है और यूं वापस आई है, उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। उसकी, जी बेटा, जो बॉडी यूं गई है और वापस आई है, उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि ये 45 प्लस है और ये -45। ये खैर -45 तो नहीं है, मगर आप इसको ऐसे कर लें कि इस एरिया में से आपने ये वाला एरिया माइनस जरूर करना होता। इस एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करके ही बताना होता। आप कहेंगे 45 -45, या कह लें इसको -45, ठीक है, हाँ -45 कह लें, ठीक है। आगे चले जी, कोई मसला तो नहीं यहां तक बेटा? आखिरी बात और उसके साथ ही हमारी गुफ्तगू खत्म होती है। बेटा जब वो बॉडी ऊपर जा रही थी, सुने भाई गौर से, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर उसकी हाइट थी 25 मीटर, t इज इक्वल टू 2 पर उसकी हाइट थी 40 मीटर, t इज इक्वल टू 3 पर उसकी हाइट थी 45 मीटर। वही जो उससे निकाली थी नहीं यार, पहले जब निकाली नहीं थी ये फार्मूला लगा के, इसको हाइट कह लो, इसको 30, टी को भी फिलहाल टी ही रहने दो, पूछो क्यों भला, ताकि टी में मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करके हम वर्कआउट कर सकें। अब टी में 0 पुट करो तो 0 पे हाइट आ जाएगी, t1 पुट करो तो हाइट एट 1 आ जाएगी, t2 पुट करो तो हाइट एट 2 आ जाएगी, t3 पुट करो हाइट एट 3 आ जाएगी, t4 पुट करो हाइट एट t इक्वल टू 4 आ जाएगी, t5 पुट करो तो हाइट एट 5 सेकेंड्स आ जाएगी, t6 पुट करो तो हाइट एट 6 आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि इसी तरह वापस आ रही है, ये सिमेट्रिकली वापस आ रही यूं, और इसको अगर आप प्लॉट करें तो ये यूं बनता है। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या हाइट टाइम ग्राफ, मैंने आपको बताया था ना, ये वाहिद ग्राफ है जिसमें हाइट और डिस्प्लेसमेंट एक ही मानों में आएंगे। यार इंतहाई तवज्जो रखो बेटा, मैं सही कह रहा हूं, तुम्हारी भरपूर तवज्जो चाहिए। जी ये हाइट टाइम ग्राफ के, हाइट पहले बढ़ी फिर हाइट क्या हुई, कम हुई। हाइट टाइम ग्राफ क्या है, पहले हाइट बढ़ी और फिर हाइट क्या हुई, कम हुई जनाब। तो जनाब ये 25 मीटर, 40 मीटर, 45, 40, 25 और 0। यार क्या गुफ्तगू को यहीं खत्म करें? आज यही गुफ्तगू इधर से ही 8 बजे शुरू हो जाएगी रात, कोई इसमें वो नहीं होगा, और जी इसी की कंटिन्यूएशन होगी। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें 8 बजे क्लास, जी बिल्कुल, और ये क्लास भी रिकॉर्ड और वो क्लास भी रिकॉर्ड